So, hello bachcha party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is our urgent video for all of you जो लोग इस साल जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे और उनको स्पॉट का वेट था, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है यहाँ पर जहां काफी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अब मजे की बात है कि 22 तारीख को आज के दिन जितने भी अदर स्टेट के कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स थे उनको आज फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था, मतलब स्पॉट काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। क्योंकि यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग जो होती है वो कॉलेज में जाके होती है, मतलब आपका नाम बोला जाएगा, आपको अपना डीडी जमा करना है और सीट लेना है, मतलब एक हाथ से सीट लो दूसरे हाथ से पैसे दो, ये वाला सिस्टम रहता है। लेकिन जो सीट अलॉट किया जाता है वो मेरिट के बिहाफ पे अलॉट किया जाता है। और ये तुम देखो पिछले साल की तुलना में इस साल काफी लो, मतलब काफी ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। और ये मैं लिख दिया हूं कि कौन से कॉलेज में होम स्टेट की कितनी सीटें खाली हैं और पिछले साल कितनी सीटें खाली थी, अदर स्टेट की इस साल कितनी सीटें खाली हैं और पिछले साल कितनी ज्यादा सीटें खाली थी। मतलब कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूं ना तो नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा हैं 2025 में, होम स्टेट की भी और अदर स्टेट की भी। जैसे अगर डीटीयू की मैं बात करूं तो 52 सीट पिछली साल था होम स्टेट के लिए, इस साल सीधे दुगने से ज्यादा है और इसका कट ऑफ पर तगड़ा असर पड़ेगा, ये बात तुम लिख के रख लो। 2024 में अगर बात करूं तो अदर स्टेट के लिए 2024 में 91 सीट्स थी, अभी 132 सीट्स है। और एनएसयूटी दिल्ली की बात करूं तो पिछले साल 39 सीट थी, अभी 57 सीट है। इस कैंपस में तो खैर होम स्टेट की गीता कॉलोनी वाले में कोई सीट नहीं है, लेकिन अदर स्टेट के लिए काफी सारे सीटें खाली हैं और 2024 में मात्र 7 सीटें खाली थी। वेस्ट कैंपस में तो हर साल बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूं वेस्ट कैंपस की तो 144 सीटें खाली हैं, पिछली बार 123 सीटें खाली थी। और अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट में अभी भी लगभग उतनी ही सीटें खाली थी। तो अदर स्टेट में अगर जनता ज्यादा नहीं पहुंची तो लगभग इस बार भी उतना ही कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है जो लगभग पिछले साल गया था। आईजीडी2 में भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा सीटें खाली थी और इस साल भी अदर स्टेट की ज्यादा सीटें खाली थी। और जैक दिल्ली में भी इस साल थोड़ी बोड़ी सीटें खाली हैं। जैक दिल्ली की सीटों से तो वैसे भी कोई बहुत उम्मीद ज्यादा हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम वैकेंट होती हैं। उसके पीछे का रीजन है कि सिर्फ सीएस फैमिली और इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली ही यहां पर है और बाकी देखो सीएससी वगैरह की तो सीटें खाली नहीं होती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत सारे काउंसलर इसमें फर्जीवाड़ा करते हैं, बोलते हैं कि सीएस में करा दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में करा दूंगा, ये सब फर्जीवाड़ा है। ये सब सीटें नहीं बचती हैं जनरली, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल भी बच जाए, जो कि इस साल बची है डीटीयू में, है ना, इस साल अच्छी खासी सीट बची है, तो भी ये माना जाता है कि बड़ा भाग्य है कि इस बार सीटें इलेक्ट्रिकल की भी डीटीयू एनएसयूटी की रह गई हैं। हाँ, ये गीता कॉलोनी वाले में ईकैम वगैरह बचता है, हर साल बचता है, इस साल भी बचा है और इसके बारे में मैं पहले से भी चर्चा कर चुका हूं। अब सवाल ये है कि भैया सीटें तो इस साल खाली काफी अच्छी खासी हैं, किस रैंक तक हमको क्या करना चाहिए, कॉलेज के लिए काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो हम अब इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है और मैं कुछ रैंक का भी आइडिया आपको दे दूंगा, लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सीधी बात, और कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं, सीधी बात। आप होम स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो, पहली बात। दूसरा, इसमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें कितनी सीटें खाली हैं। और तीसरा, आप ये भी चेक करो कि भैया ये तो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी बता दो कि अगर कैटेगरी वाला बच्चा कैटेगरी के दिन कुछ नहीं मिलता है तो क्या जनरल वाले दिन जा सकता है। तो ये उसका भी आंसर है कि हाँ, अगर आपको कैटेगरी वाले दिन जैसे आज कुछ नहीं मिला, आप जनरल में जाना चाहो तो आप जनरल में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जनरल जो सीआरएल है, जो ओपन है, वो जनरल जीएनडी है, वो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर एक जनरल कैंडिडेट के लिए वो सीट नहीं है, वो हर एक के लिए है। अगर आपको कैटेगरी में नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब देखो चीजें थोड़ी सी आपके लिए बड़ा ही दिमाग वाली हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिसीजन कैसे लें कि हमें जाना है कि नहीं जाना है और किस रैंक तक हमको मान के चलना चाहिए कि हमें एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी रैंक है उसके यहाँ पे पहले तो आप पे देखिए कि आप होम स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं। आप होम स्टेट के हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि होम स्टेट में कितनी सीटें खाली हैं और अदर स्टेट में कितनी सीटें खाली हैं। मैंने दोनों साल को कंपेयर कर दिया है कि भाई कौन से ब्रांच में पिछले साल कितनी सीटें खाली थी और इस साल कितनी
सीटें खाली हैं, इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस रैंक तक इस साल एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। जो लोग दूर से हैं, जो लोग दूर से आ रहे हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। जो पास के हैं भैया, तुम्हारी रैंक कुछ भी हो, तुम पहुंच जाओ, कोई समस्या नहीं है, एक दिन वेस्ट ही होगा, कोई बात नहीं। या तो सीट मिलेगा, और सीट मिलेगा तो फिर जाना सार्थक है, नहीं भी मिलेगा तो आइडिया मिल जाएगा कि एटलीस्ट क्या चल रहा है यहां पर। अब दूसरी बात, ये तो हो गया। दूसरी बात, अब अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मेरे को मिलने की पॉसिबिलिटी है, मेरे को जाना है, तो सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। डॉक्यूमेंट इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है, उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। और आपको डीडी भी बनवाना लेना है, डीडी कैसे बनवाना है उस पर भी मैं ऑलरेडी बात पहले ही इससे पिछले वाली वीडियो में कर चुका हूँ, और अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी उसके बारे में सारा बता चुका हूँ कि डीडी बनवाते कैसे हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वही है कि देखो, स्पॉट की कट ऑफ तो ये लोग देते नहीं है, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ लगभग लगभग उसी के आसपास चीजें रहने की पॉसिबिलिटी रहती हैं। अगर पिछले साल जितने लोग गए थे, अगर लोग लगभग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने ही जाएं, तो आपको सिंपल क्या करना चाहिए, अपना शेड्यूल चेक करना चाहिए। जैसा कि अभी आज का शेड्यूल है, 22 जुलाई में कश्मीरी माइग्रेंट को 9 बजे रिपोर्ट करना था, आपको 9 बजे रिपोर्ट कर ही देना है, और 10:30 बजे से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेट नहीं करना है। तो ये कैटेगरी वाइज कब किसको कहां रिपोर्ट करना है और कब से इनकी अलॉटमेंट शुरू है, वो डेट लिखा गया है। आज मोटा मोटी जितने भी अदर स्टेट वाले थे, इन सब का फंडा था। और सिंगल गर्ल चाइल्ड दिल्ली वाले, एसटी कैटेगरी दिल्ली वाले और एससी कैटेगरी वाले दिल्ली वाले, इनका कल है। तो 22 जुलाई अदर स्टेट के लिए था, अदर स्टेट आउटसाइड दिल्ली के लिए। 23 जुलाई में क्या है, 23 जुलाई में सिंपल ये कैटेगरी लगेगी किनके लिए, इनसाइड दिल्ली वालों के लिए। और 2024 सॉरी जुलाई 24 को ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस दिल्ली को बुलाया गया है। आपको अपने टाइम पर सीधे 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 वहां पहुंच जाना है। सिंपल बात है, आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डीडी तैयार करना है। जिस डेट को, जिस कैटेगरी को बुलाया जा रहा है, जो रिपोर्टिंग टाइम है, इस रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आपको क्या करना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, फिर अपने टाइम पर रिपोर्ट करना चाहिए और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। अब वहां पर मेरिट बेसिस पर अलॉटमेंट होगा, एक एक का नाम बोला जाएगा, आपको बुलाया जाएगा और आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब दिक्कत क्या है कि आप जो यहां पर फीस दोगे और आप जैसे ही सीट लोगे, उसके बाद से वो सीट आपको लेनी पड़ेगी, वो सीट कैंसिल नहीं होगी। अगर आप वहां नहीं भी जाते हो तो भी आपका पैसा वापस नहीं होगा। जो भी आप डीडी दोगे इनको, वो जो है डीडी, वो आपको मतलब वो जो पैसा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसकी स्पॉट में कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक बच्चा करता है स्पॉट काउंसलिंग में, वो ये करता है कि वहां जाके इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे एक बच्चे को ट्रिपल आईटी या किसी एनआईटी में इस सीसा में कुछ अच्छा मिल सकता था, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर मिल सकता था, लेकिन बच्चा क्या ना इन्फ्लुएंस हो जाता है वहां जाके। उसे लगता है अरे बाप रे, बायोटेक कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, एक काम करो बायोटेक ही ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि मिले ही ना, वापस ना मिले। नहीं, आपका मन निश्चित, मतलब एक आपका दृढ़ निश्चय पहले से होना चाहिए कि मैं किस 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 ब्रांच तक ले सकता हूं। हाँ, आप वहां पर जा रहे हो तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज आपको समझने को मिले, देखने को मिले, जानने को मिले। अगर आपका मन बनता है तो भी आप सीट अलॉटमेंट कराने से पहले आप मन बना लेना कि आप कहां तक ले सकते हो। आप इलेक्ट्रिकल तक ले सकते हो, या आप मैकेनिकल के लिए जा रहे हो, या फिर आप सिविल के लिए जा रहे हो, या फिर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स तक भी ले सकते हो। मतलब आपको मन मूड सब पहले बना लेना है कि किस ब्रांच तक आप लास्ट जा सकते हो। ऐसा नहीं कि वहां जाके और डिसाइड करना है, आपका अलॉटमेंट होने वाला है और आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं 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 हमें नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे। नहीं, पहले से डिसाइड होना चाहिए। जो प्रोग्राम के लोग हैं, मेंटर से बात कर लें। और मैं आज वैसे भी, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर लो, मैं वैसे भी बैठा हुआ हूं आप ही के इंतजार में, आपके कॉल के इंतजार में। अगर आप एसटीवीसी प्रोग्राम में हो, कोई दिक्कत आए कॉल करो, वी विल डेफिनेटली टॉक कि भाई क्या करना है और क्या करना है। ध्यान से, आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा देखते हैं कि भैया किसमें कितनी सीटें खाली हैं और लगभग किस रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो चलो सबसे पहले डीटीयू की बात करते हैं। तो देखो, डीटीयू में बायोटेक की पिछले साल 4 सीटें खाली थी जनरल कैंडिडेट के लिए, आज के टाइम में 33 सीटें खाली हैं। पिछले साल
अगर मैं सिविल की बात करूं तो 2025 में जनरल की अभी 33 सीटें खाली हैं, इन्वायरमेंटल की 20 सीटें खाली हैं, पिछले साल 18 सीटें खाली थी। पिछले साल की तुलना में इस साल काफी ज्यादा सीटें खाली हैं, आप यहां पर देख भी सकते हो। और किस किस रैंक के लिए किसको जाना चाहिए मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपको आइडिया दे देता हूं। अगर आप दिल्ली से हो, जैसे जीएनजीएनडी का मतलब दिल्ली है वाले बच्चे हैं, अगर आप दिल्ली से हो, आप बायोटेक सिविल इन्वायरमेंटल तक में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आराम से 2 लाख रैंक तक वाले पहुंचे, मुझे लगता है कि उनका काम आराम से बनेगा, आप चांस ले सकते हो। बाकी डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा आ जाए तो उससे कम रैंक पे ही सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम आते हैं तो हो सकता है कि इससे लो रैंक पर भी एडमिशन हो जाए, लेकिन 2 लाख 1.5 लाख रैंक तक वाले बच्चों को पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरी एनालिसिस है, मैं चाह रहा हूं कि 1.5-2 लाख तक वाला बच्चा अगर पहुंचता है तो उसको फायदा मेरे हिसाब से इन ब्रांचों में डीटीयू में जरूर होगा। एटलीस्ट लाख प्लस वाला तो पहुंचे ही पहुंचे आराम से, 1.5 से 2 लाख तक वाले पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीआई में इस साल 4 सीट खाली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड में सिविल में 1 सीट मात्र खाली है। बायोटेक में इस साल अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो पिछले साल की तुलना में सीटें कम खाली हैं। इन्वायरमेंटल ईडब्ल्यूएस की भी पिछले साल की तुलना में सीटें कम खाली हैं। डिफेंस में पिछले साल बहुत कम सीटें खाली थी, इस साल अभी भी ईडब्ल्यूएस डिफेंस की सिविल केमिकल में 1 सीट खाली है। सिविल में पिछले साल भी खाली थी, इस साल भी खाली है। अगर मैं बायोटेक की बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। हम्म, ठीक है। हाँ, सिविल की बात करूं, ओबीसी जीएनडी की बात करूं तो इतनी सारी सीटें खाली हैं जो आप यहां पर देख सकते हो। और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो मैकेनिकल में ईडब्ल्यूएस की 1 सीट खाली है। और मेरे को लगता है कि अगर किसी को कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उसको बायोटेक, मैकेनिकल, सिविल इन सब तक चाहिए ना, तो आराम से 50,000 रैंक तक वाला भी, 60,000 रैंक तक वाला भी पहुंचे तो सिविल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और इन्वायरमेंटल हो गया, और मैकेनिकल हो गया, उसमें एडमिशन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल में इस साल 4 सीटें खाली हैं, और अगर आपकी रैंक 30,000 या उसके अंदर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद इलेक्ट्रिकल आपके हाथ लग जाए। फिर मैं बोल रहा हूं, ये कोई जो मैं रैंक बोल रहा हूं 100% गारंटेड नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है जिससे आपको आइडिया लगेगी कि किस रैंक तक पहुंचने में ज्यादा अपने को फायदा होने वाला है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम पहुंचे, आपसे रैंक के बेहतर लोग कम पहुंचे, तो ये और लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा पहुंचते हैं तो फिर ये कट ऑफ और भी गिर सकती है, लेकिन इतना तो एक्सपेक्ट अपन कर ही सकते हैं। बाकी अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट में आप यहां पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल में जो है सीट 16 सीटें खाली हैं। और ये बहुत मजे की बात थी क्योंकि पिछले साल एक भी सीट खाली नहीं थी, इस बार 16 सीटें खाली हैं अदर स्टेट जनरल के लिए। और अगर आपको 30,000 रैंक तक इलेक्ट्रिकल मिलता है डीटीयू में तो ये सौदा बहुत फायदे का होगा। आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इन डीटीयू 30,000 रैंक तक ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपको ऐसा नहीं है कि जोसा में कोई बहुत तगड़ा कॉलेज डीटीयू से अच्छा कॉलेज इलेक्ट्रिकल दे देगा। तो अगर आपकी 30,000 रैंक या उससे बाहर भी है, आपको इलेक्ट्रिकल यहाँ मिलता है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके अलावा मैकेनिकल भी 50,000 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी रख सकती है। डिपेंड करेगा कि भैया इस बार कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रैंक 50,000 तक है तो आप मैकेनिकल में जाओ, अदर स्टेट को भी एडमिशन मिल सकता है। बाकी आप यहां पर देख सकते हो कि किस 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 के लिए कितनी सीटें खाली हैं, और काफी अच्छी खासी सीटें, काफी पिछले साल की तुलना में इस साल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो काफी ज्यादा खाली हैं, तो इस साल फायदा होने की बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है। अगर मैं एनएसयूटी की बात करूं तो एनएसयूटी में आप देख सकते हो कि किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, एनएसयूटी के किस ब्रांच में आप देख सकते हो कि कितनी सीटें खाली हैं, 2024 में कितनी खाली हैं, और 2025 में जितनी खाली 2024 में कितनी खाली है और 2025 में कितनी खाली थी, उससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगेगा। सो गाइस, ये है एनएसयूटी का, दिस इज एनएसयूटी में इस साल कितनी सीटें खाली हैं आप यहां पर देख सकते हो। और अगर आप बात करोगे भैया, जैसे कि एनएसयूटी में जो सबसे लो रैंक पर एडमिशन होगा वो जफरपुर वाले कैंपस में होगा, क्योंकि वहां पर आपको जो है सिविल हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ऐसी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। और आज के टाइम में लोग जफरपुर को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। और अगर आप होम स्टेट के हो ना, अगर आप ईडब्ल्यूएस भी हो, तो आप देखो ईडब्ल्यूएस के लिए काफी अच्छी खासी सीटें खाली हैं। आपको जफरपुर में एंट्री मारनी है अगर सिविल और
इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 2.5 लाख रैंक तक में शायद इंटरव्यू इस साल मिल जाए। और अगर कोई जियो इन्फॉर्मेटिक्स लेना चाहे तो देखो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वैसे ब्रांच तो सही है, पर लोग थोड़ा इसके बारे में जानते नहीं है। तो अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी पहुंच सकता है, एडमिशन ले सकता है, तो अप टू 4 लाख रैंक तक बच्चा क्या कर सकता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए ट्राई कर सकता है अगर वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो। क्योंकि पिछले साल मुझे याद है, एक मिनट, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं वही बता रहा था कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मुझे लगता है कि हो सकता है 2 से 4 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाए अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो। ये फिर मैं बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा कि किस आपकी कैटेगरी के कितने लोग इस साल आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा आ गए, जैसा कि ईडब्ल्यूएस अब ज्यादातर लोग बनवा पा रहे हैं, तो वहां पे फिर क्या होगा कि नुकसान होना शुरू हो जाएगा, लो रैंक पर ही सीटें बंद हो जाएंगी। पर फिर भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जफरपुर वाले कैंपस को लोग थोड़ा सा कम ही प्रीफर करते हैं। और अभी भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पिछले साल से 2 सीटें ज्यादा बची हैं, और काफी हाई चांस है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट भी हो तो आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसी सीटें मिल जाए। अगर आपको आपकी कैटेगरी में सीट नहीं मिलता है तो जिस दिन जनरल हो, मतलब जिस दिन जनरल वालों को बुलाया गया है, उस दिन भी आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपको अभी सीट आपकी कैटेगरी में नहीं मिलता है तो कोशिश करो कि आप एक बार अपनी कैटेगरी में वो सीट ले लो, ठीक है। कहाँ गए? हम्म। कोशिश करो कि आपको आपकी कैटेगरी में सीट मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो यू शुड गो फॉर जनरल आउटसाइड। अब उसमें भी आपको ध्यान रखना, मतलब जनरल आउटसाइड और जनरल इनसाइड है ना। जनरल दिल्ली वालों को लास्ट में 29 तारीख को बुलाया गया है, और वो भी रैंक वाइज बुलाया गया है कि अगर आपकी रैंक इससे है, मतलब 3 लाख से 4 लाख है, तो आप 29 तारीख को आइए। अगर आप जनरल आउटसाइड दिल्ली हो, आपकी रैंक इतना 60,000 से 1 लाख है, तो आप 26 तारीख को आइए। जनरली जो फर्स्ट डे पे जिनको बुलाया जाता है ना भाई, जैसे मान लो 26 तारीख को बुलाया गया है, जनरल वालों की कहानी 26 को शुरू होगी, 26 को बुलाया जाएगा, और 27 को बुलाया जाएगा, और क्या कहते हैं 29 को बुलाया जाएगा, है ना। तो जैसे कि अगर ये बुला रहे हैं, जैसे 26 को आउटसाइड दिल्ली को बुला रहे हैं, 25 को आउटसाइड दिल्ली को बुला रहे हैं अप टू 60,000 रैंक, तो तुम्हें मानो कि अगर ये 60,000 रैंक तक बुला रहे हैं, तो 60,000 रैंक पे आपको बहुत सारी चीजें, भले आप आउटसाइड से ही क्यों ना हो, आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो अगर 60,000 से लेके 1.5 लाख तक बुला रहे हैं तो भी आप जाओ, है ना। लास्ट वाले दिन हो सकता है कि जो बच्चे होंगे ना जनरल वाले, ये इस वाले दिन हो सकता है कि इस दिन जिन बच्चों को बुलाया जा रहा है उन बच्चों को शायद कम अपॉर्चुनिटी मिले, 4 लाख से अबव वाले या 3 से 4 लाख रैंक वाले। वो तो जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा ना, जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं, आउटसाइड दिल्ली में जो 60 लाख से 1.5 लाख के बीच वाले हैं, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उसके शाम तक मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के कोशिश करूंगा कि आप लोग को एटलीस्ट बता दूं कि भाई कहाँ तक रैंक जा रही है, कितनी सीटें फिल हो चुकी हैं और कितना फिल होने की पॉसिबिलिटी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी कैटेगरी में ज्यादा अच्छी सीटें हैं या सीआरएल में ज्यादा अच्छी सीटें हैं। कैटेगरी वाले दिन जाओ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। तो ये चीजें आपको करनी है। बाकी मैंने तो पूरी एनालिसिस की हुई है बच्चों के लिए, तो आपको भी यहां से आइडिया मिल जाएगा कि कहां तक किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। एनएसयूटी के ई कैम में अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो 50 लाख प्लस है, तो भी आप ई कैम में सोच सकते हो कि आपको गीता कॉलोनी वाले में ई कैम मिल जाए। देयर इज अ हाई चांस। आईजीडीट्यूडब्ल्यू की मैं बात करूं ना, तो आईजीडीट्यूडब्ल्यू जो है, इसमें इस साल कितनी सीटें खाली हैं आप यहां पर देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल की 17 सीटें खाली थी, और मतलब आराम से लाख रैंक तक एडमिशन अपन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाख रैंक तक एडमिशन आराम से हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अगर कोई होम स्टेट का है और उसको आईजीडीट्यूडब्ल्यू चाहिए और लाख रैंक प्लस भी है, तो भी उसको क्या करना चाहिए, आईजीडीट्यू में जाना चाहिए। अगर अदर स्टेट वाले भी हैं तो 70-80 हजार रैंक पर अगर लड़की है तो एडमिशन हो जाएगा, 1 लाख है तो भी एडमिशन हो जाएगा, और होम स्टेट में तो लाख 1.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक एमएई है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और एक है एमएई प्लस एमबीए, जो ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम है, जिसमें एमएई प्लस एमबीए दोनों की डिग्री आपको मिलती है, 6 साल का कोर्स होता है। तो ओवरऑल सीटें खाली हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स विद एआई भी खाली है अदर स्टेट में। तो आप अदर स्टेट से हो, नारी हो, तो जरूर ईडब्ल्यू में
AWS कैटेगरी के लिए आप बिल्कुल जाओ, आपको फायदा होगा। 1 लाख रैंक तक में अदर स्टेट को बहुत हाई फायदा है। 1 लाख के बाहर भी 2-3 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन जो फीमेल हैं और दिल्ली के हैं, आपकी चाहे 2 लाख रैंक हो, 3 लाख रैंक हो, अगर आप IGDTU की तलाश में हो तो आपको एक बार पहुंचना चाहिए, क्योंकि MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी सीटें भी खाली हैं। तो IGDTU में जनरली अच्छी अच्छी सीटें खाली हैं। IIIT दिल्ली में तो बहुत ज्यादा खाली नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट की इसी में एक खाली है। होम स्टेट का तो कुछ है नहीं, जो है वो आउटसाइड दिल्ली वालों का ही AWS GNO। और GNO में 3 सीट खाली है, वो भी VLSI की। और ST में 1 सीट खाली है, वो भी 1.5 लाख रैंक तक मुझे लगता है भर जानी चाहिए। ये IIIT दिल्ली के रैंक पर ये लोग इस पे एडमिशन देंगे। जो भी हो, इस साल का तो IIIT दिल्ली का सीट अलॉटमेंट मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को वेरिएशन दिखा। राउंड 2 में पता नहीं IIIT दिल्ली वालों ने क्या किया था, वो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। राउंड 2 के बाद जब इन्होंने राउंड 3 करा तो वहां से JEE मेन का रैंक उड़ा दिया, ताकि लोग क्वेश्चन करना बंद कर दें। और राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 जितने भी राउंड्स हुए वहां पर इन्होंने जो भी कट ऑफ निकाला, सिर्फ IIIT दिल्ली का ही कट ऑफ निकाला। इसका जो रैंक होता है, JEE मेन का जो रैंक होता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग IIIT दिल्ली की रैंक कैलकुलेट की जाती है, उसको इन्होंने क्या किया है, वहां से सीधा सीधा हटा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जो लोग IIIT दिल्ली के रैंक को समझ पा रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा चीजें समझ के बाहर है। बट एनीवेज कुछ कर नहीं सकते हम। बट आप लोग जाओ, और जैसा होगा मैं डेली का डेली अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आज वैसे भी बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, बाकी तो 29 तक पूरा का पूरा इनका स्पॉट काउंसलिंग चलेगा। DD लेके जाना, वरना वहां पे जाके पछताना पड़ सकता है कि एक बढ़िया सीट मिल रही थी, लेकिन DD ना होने की वजह से दौड़ा भागी के चक्कर में वो सीटें कैंसिल हो गई। डॉक्यूमेंट कोई मत छोड़ना, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना। जितने डॉक्यूमेंट इन्होंने एटलीस्ट अपने ब्राउचर में लिख रखे हैं, उतना भी लेके जाओगे। उसके बाहर का कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो तो भी हो जाएगा, इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।